नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का कोर टॉपिक, जो कि बहुत ही बेसिक है और इसकी समझ होना बेहद ही ज़रूरी है। और टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों अक्षांश एवं देशांतर। ये जो क्लास है ये दो पार्ट्स में आएगी। पहला जो पार्ट होगा इसका विद्यार्थियों वो अक्षांश रेखाओं का होगा, जबकि दूसरा जो पार्ट होगा वो देशांतर रेखाओं का होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश रेखाओं को। अक्षांश रेखाएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और किस तरीके से जो है ये काम करती हैं, इन सभी विषयों को आज हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखें कि अक्षांश रेखाओं में अक्षांश क्या है। सबसे पहले हम देखें अक्षांश रेखाओं में अक्षांश क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है विद्यार्थियों लैटिट्यूड। इंग्लिश में इसे कहते हैं लैटिट्यूड और हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है अक्षांश। तो अक्षांश क्या है विद्यार्थियों? ग्लोब आपने देखा होगा, तो ग्लोब पर आपको बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ग्लोब पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं दिखाई देती हैं। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश अथवा देशांतर रेखाएं कहा जाता है। आपने बहुत सारी लाइनें ग्लोब पर खींची देखी होंगी। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं। तो विद्यार्थियों, परिभाषा जो है वो ये है कि ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ध्रुवों के मध्य खींची जाती हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं, ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या दूसरी एक परिभाषा इसकी ये है कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है विद्यार्थियों, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं विद्यार्थियों अक्षांश रेखाएं। तो समझने वाली बात है, चाहे आप इसको भूमध्य रेखा के समांतर रख के समझ लीजिए या आप सामान्य रूप से समझ लीजिए ग्लोब पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जा रही हैं। विद्यार्थियों, ये जो रेखाएं हैं, चाहे हम अक्षांश रेखाओं की बात करें चाहे देशांतर रेखाओं की बात करें, ये दोनों ही रेखाएं काल्पनिक हैं। यानी इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, या ये रियल में आपको नहीं मिलने वाली हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। अब आप एक फावड़ा लेकर के भारत के बीच में पहुंच जाओ, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या गुजरात में, और वहाँ पर जो है खुदाई शुरू कर दो फावड़ा लेकर के कि मैं तो कर्क रेखा को उखाड़ लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों वो एक काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ हम जितनी भी रेखाओं का अध्ययन करेंगे, चाहे भूमध्य रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे आर्कटिक व्रत हो, चाहे अंटार्कटिक व्रत हो, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएँ हैं। ठीक है, ये वास्तविकता में धरती पर नहीं खींची गई हैं। ठीक है, इनको इंसानों ने अपने अध्ययन के लिए, इन रेखाओं को इंसानों ने पृथ्वी का अध्ययन सुविधाजनक बनाने के लिए खींचा है। तो आज हम इन्हीं लाइनों की चर्चा करने वाले हैं। तो हमने जाना अक्षांश क्या होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई हैं, अथवा वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब अक्षांश रेखाएं जो हैं विद्यार्थियों, ये अभी हमने देखा कि वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर। तो पहले तो हम जान लें भूमध्य रेखा किधर है। विद्यार्थियों, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच से विभाजित करने वाली एक रेखा खींच दें, अगर पृथ्वी को विभाजित करने वाली, बीचों बीच से विभाजित करने वाली हम एक रेखा खींच दें, तो वो रेखा होगी विद्यार्थियों भूमध्य रेखा। और ये रेखा खींची जानी चाहिए ध्रुवों के मध्य, क्योंकि पृथ्वी को विभाजित करते हुए रेखा तो ऐसे भी खींची जा सकती है, लेकिन क्या वो ध्रुवों के मध्य होगी? नहीं, वो ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाएगी, तो उसे भूमध्य रेखा नहीं कहेंगे। भूमध्य रेखा वो काल्पनिक रेखा है जो ध्रुवों के मध्य
पृथ्वी को ठीक 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है। तो भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। परिभाषा है हमारी, वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो भूमध्य रेखा क्या है विद्यार्थियों? वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर खींची गई है, उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में है और विद्यार्थियों इसका डिग्री है 0, क्योंकि यहीं से सारी की सारी अक्षांश रेखाएं शुरू होंगी। तो ये पॉइंट है 0 डिग्री। यहीं से हम भूमध्य रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं का अध्ययन शुरू करते हैं। अब विद्यार्थियों इस 0 डिग्री के ऊपर वाला सारा का सारा इलाका जो है, ध्यान से समझिएगा, इस 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के ऊपर का सारा जो इलाका है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, इस 0 डिग्री के ऊपर का सारा इलाका क्या है? इस 0 डिग्री के ऊपर का सारा इलाका है विद्यार्थियों उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री के नीचे के का सारा इलाका यानी पूरा, अब ऐसा मत समझ लेना कि ये उत्तरी गोलार्ध है, नहीं, हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और इस 0 डिग्री के नीचे का सारा इलाका है विद्यार्थियों दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब इस 0 डिग्री के अगर हम देखें, इस 0 डिग्री से एंगल बनाते हुए, अभी हमने क्या देखा कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। तो समांतर रेखाएं जो हैं वो कैसे खींची जाएंगी? तो हम क्या करेंगे, हम 0 डिग्री से एंगल लेना शुरू करते हैं, कोण लेना शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों अगर हम यहां पर एक चांदा रखें, चांदा का इस्तेमाल आप लोगों ने किया होगा कक्षा 8 या 9 में, जब उससे कोण बनाने को पेपर में आता है। तो अगर हम यहां चांदा रखें और चांदे पर हम एंगल बनाएं 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से ये जो है एंगल बनता जाएगा। और इसी एंगल से अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें तो वही सीधी रेखा अक्षांश रेखा होगी। बात समझ पा रहे हैं? यहां से चांदा रखकर जो हम एंगल बनाएंगे उस एंगल से अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें तो वही सीधी रेखा अक्षांश रेखा होगी। यहां पर 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और सीधे सीधे 90 डिग्री। आप देखेंगे जैसे जैसे ये कोण ऊपर बढ़ता जाएगा, डिग्री बढ़ती जाएगी और अंत में आ जाएगा विद्यार्थियों सीधे सीधे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहां हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये जो है निर्धारण किया गया है। अब जब हम यहां कहते हैं कि ये है 23.5 डिग्री रेखा, जब हम यहां कहते हैं ये है 23.5 डिग्री रेखा, तो इसका मतलब विद्यार्थियों ये होता है कि ये जो 23.5 डिग्री रेखा है ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। बात समझ पा रहे हैं? ये जो रेखा है ये 0 डिग्री से 23.5 अंश का कोण बनाती है। तो हमने ऐसे कह दिया 23.5 डिग्री रेखा। ऐसे ही ये है आपकी 66.5 डिग्री रेखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो 66.5 डिग्री रेखा है ये भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये जो है निर्धारण होता है। जैसा निर्धारण आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा वैसा ही निर्धारण आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलेगा। तो हमने यहां क्या देखा? हमने देखा ये है भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर अगर हम चलते जाएं तो 1, 2, 3, 4 करते हुए कहां तक जाएंगे? हम 90 डिग्री तक जाएंगे उत्तर दिशा में। और ऐसे ही भूमध्य रेखा से अगर हम नीचे की ओर चलना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये 23.5 डिग्री आएगा, ये 66.5 डिग्री आ जाएगा और अंत में क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हमने यहां क्या निष्कर्ष निकाला? हमने निष्कर्ष निकाला कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री तक जाती हैं। ठीक, यानी अगर हम यहां पर यह निकालना चाहें कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होते हैं तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब बेहद ही आसान है। अब
अगर कोई पूछे कि बताइए कुल अक्षांश कितने हैं, तो जवाब बहुत ही आसान है, 90। भाई 1 डिग्री का मतलब 1 अक्षांश रेखा, बात समझ रहे हैं ना। अब हम 0 से शुरू करके 90 तक जा रहे हैं, यानी 90 अक्षांश है यहां पर। तो 90 डिग्री तक 90 अक्षांश, यानी 90 अक्षांश ऊपर विद्यार्थियों उत्तर दिशा में और 90 ही अक्षांश नीचे दक्षिण दिशा में। तो कुल अक्षांश कितने हो गए? 90 और 90 180। लेकिन विद्यार्थियों एक अक्षांश 0 भी तो है, एक अक्षांश 0 भी तो है, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों 90 और 90 180 प्लस 0, यानी अब देखिए यहां पर जो 0 है ये गणितीय 0 नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये मैथमेटिकल 0 नहीं है कि आप इसको शून्य बना दो, कि शून्य का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई 1000 में हमने शून्य जोड़ा तो 1000 ही रहा, लेकिन यहां पर ये मतलब नहीं है, ये जो टर्म है ये ज्योग्राफी का है, मैथमेटिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 90 डिग्री ऊपर विद्यार्थियों और 90 डिग्री नीचे और एक 0। भाई किसी का नाम अगर आप 0 रख दें, मान लीजिए मेरा ही नाम 0 रख दिया जाए, तो क्या भारत सरकार की जब जनगणना होगी 2021 में, तो क्या मुझे गिना नहीं जाएगा? इस आधार पर मुझे छोड़ दिया जाएगा कि आपका नाम 0 है, आपको हम नहीं गिनेंगे सेंसस में? ऐसा तो नहीं होगा भाई, बिल्कुल गिना जाएगा, नाम ही तो 0 रखा है। तो 90 डिग्री ऊपर विद्यार्थियों, 90 डिग्री नीचे और एक 0, यानी टोटल हो जाएंगे विद्यार्थियों 181। इस धरती पर कुल अक्षांश कितने हैं? अगर प्रश्न आ जाए इस धरती पर कुल अक्षांश कितने हैं, तो आप जवाब देंगे 181। कैसे हैं तो हमने समझा अभी, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक बिल्कुल मध्य में 0 डिग्री। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 181। दूसरा यहां पर एक प्रश्न जो पूछा जाता है जो ट्रिकी है, वो ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि बताइए कुल अक्षांश तो हमने पढ़ लिए 181 है, अब यहां प्रश्न पूछता है कि बताइए पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं? कुल अक्षांश वृत्त। तो विद्यार्थियों कुल अक्षांश वृत्तों की अगर हम बात करें, वृत्त मतलब एक गोला। भाई यहां जो हम इसका मॉडल देख रहे हैं ये 2D में है, 2 डायमेंशनल है। अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा, तो अगर हम ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, वो पूरा एक चक्कर लगाएगी। और जब वो लाइन जहां से हमने खींचना शुरू किया और खींचते 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 हम जब वापस आएंगे तो पूरा एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा, एक बड़ा सा सर्किल बन जाएगा, बन ही जाएगा। तो विद्यार्थियों ये पूरा एक सर्किल है। अगर आप इसको 3D में सोचें तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन यहां है, ये लाइन घूम करके पीछे भी जा रही है और एक पूरा वृत्त का निर्माण कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। भाई करेंगे ही, भाई जब पूरी पृथ्वी पर ही हम खींच रहे हैं, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो भी गोल ही होगी। तो विद्यार्थियों प्रत्येक तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वृत्त का निर्माण करती हैं। अब यहां प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं, तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं? अब कुछ लोग इसका जवाब दे देंगे, जब 181 अक्षांश रेखाएं हैं तो वृत्त भी कितने होंगे? 181, और जवाब गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों यहां पर अक्षांश रेखाओं की बात नहीं हो रही है, यहां पर अक्षांशों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है अक्षांश वृत्तों की। तो हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है जियोइड है, यानी पृथ्वी ऊपर से चपटी है और किनारों पर फैली है, बिल्कुल संतरी की भांति, जैसा संतरा होता है, ऊपर से चपटा होता है, किनारों पर फैला होता है। अब हमने इसके बीचों बीच में एक लाइन खींची, तो ये लाइन ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके ऊपर बढ़ेंगे अथवा जैसे जैसे इस पॉइंट से हम नीचे जाएं, चाहे तो ऊपर बढ़े चाहे तो नीचे बढ़े, तो क्या ऊपर अथवा नीचे बढ़ने पर जो रेखाएं बनेंगी वो उतनी ही बड़ी होंगी जितनी भूमध्य रेखा है? तो आप तुलना कर सकते हो, नहीं, वो उतनी बड़ी नहीं होंगी। उतनी बड़ी इसलिए नहीं होंगी क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल है, और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश छोटे होते जाएंगे। आप देखेंगे ये लाइन, ये जो लाइन है इससे छोटी है और ये लाइन इससे छोटी है, आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर, अक्षांश छोटे होते जा रहे हैं। और जब आप विद्यार्थियों 90 डिग्री पर पहुंच जाओगे
उत्तरी गोलार्ध में, या 90 डिग्री पर पहुंच जाओगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो जब आप यहां पहुंचोगे तो आप देख रहे हो रेखा छोटी होती चली जा रही है। तो जब आप 90 डिग्री पर पहुंचोगे तो यहां पर कोई रेखा आपको मिलेगी ही नहीं, ना तो दक्षिण में और ना ही उत्तर में। फिर यहां क्या मिलेगा विद्यार्थियों, तो यहां 90 डिग्री के नाम का आपको एक पॉइंट मिलेगा, बस यहां कोई रेखा नहीं मिलेगी, क्योंकि रेखाएं छोटी होती जा रही हैं, चाहे तो उत्तर दिशा में चाहे तो दक्षिण दिशा में। तो चाहे तो आप उत्तर बढ़ते जाइए भूमध्य रेखा से, चाहे दक्षिण में बढ़ते जाइए, जब आप 90 डिग्री पर पहुंचोगे, चाहे 90 डिग्री नॉर्थ में जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, चाहे 90 डिग्री साउथ में जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, तो यहां पर आपको इस प्रकार की कोई रेखा नहीं मिलेगी, क्योंकि रेखाएं छोटी होती चली जा रही हैं। तो ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते वो एक डॉट के समान रह जाती हैं, एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है। अब हमसे सवाल पूछा गया है व्रत, तो क्या कोई पॉइंट व्रत बना सकता है? नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा? व्रत बनाने के लिए हमें रेखा चाहिए, और यहां कोई रेखा नहीं है, तो ये व्रत नहीं बनेगा। तो जवाब क्या आएगा? तो हमारे पास कुल अक्षांश कितने हैं? 181। 181 में से 2 अक्षांश ऐसे हैं जो व्रत नहीं बना सकते। कौन कौन से? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो जवाब क्या आ जाएगा? 181 - 2। 181 - 2। अब ये -2 कौन से हमने किए हैं? 90 डिग्री नॉर्थ वाला और 90 डिग्री साउथ वाला। इन दोनों को हम हटा देंगे। हटा इसलिए देंगे क्योंकि इन्होंने किसी व्रत का निर्माण नहीं किया है। तो जवाब आ जाएगा विद्यार्थियों 179। ठीक है, कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश व्रत 179, 179। ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत ही छोटे से अंतर से सवाल आ जाता है, और विद्यार्थी जो हैं वो जोश में गलत करे आते हैं। वो ये नहीं देखते क्या पूछ रहा है, तो हमें वही जवाब देना है जो पूछा जाए। कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश व्रत 179, 179। ध्यान रखिएगा। अब इनको सीखने के बाद जब हमने देखा कुल अक्षांश कितने हैं, कैसे अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो हमने देखा एंगल से है। जो एंगल बनेगा भूमध्य रेखा से, उसी एंगल से हम लोग रेखा खींच लेंगे। अब हम देखते हैं पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है, तो आप लोगों के सामने है। पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, और उस अक्षांश का नाम है विद्यार्थियों भूमध्य रेखा। अगर हम कुछ प्रमुख अक्षांशों की बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा की हम बात करें विद्यार्थियों, तो भूमध्य रेखा पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, जैसा कि अभी हमने देखा। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की। तो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश में अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में से कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, तो चाहे विषुवत रेखा आ जाए, चाहे भूमध्य रेखा आ जाए, चाहे इक्वेटर आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक बीचों बीच से होकर के जाती है। अब चूंकि ठीक बीचों बीच से होकर के जा रही है, और पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जियोइड है। ठीक है, संतरे के समान है। तो ये जो ठीक बीचों बीच से रेखा खींची जाएगी, ये पृथ्वी पर खींचे जाने वाली सबसे लंबी रेखा होती है विद्यार्थियों। पृथ्वी पर खींचे जाने वाला सबसे लंबी रेखा कौन सी है? वो है भूमध्य रेखा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें विद्यार्थियों, तो भूमध्य रेखा की लंबाई है 40,076 किलोमीटर। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,076 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो विद्यार्थियों, उत्तरी गोलार्ध में हमें 23.5 डिग्री पर एक अन्य महत्वपूर्ण रेखा मिलती है, जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा। डिग्री कितना है? 23.5। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये 23.5 किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है अथवा दक्षिणी गोलार्ध में है? तो जवाब आसान है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए जब हम उत्तरी गोलार्ध में किसी भी अक्षांश को लिखेंगे तो उसके साथ उसकी दिशा को भी लिखा जाएगा। दिशा कौन सी है? उत्तर। तो हम यहां लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
पेपर में आपसे पूछा जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, आप जवाब देंगे कर्क रेखा। ठीक इसी प्रकार से हमें दक्षिण में भी मिलेगा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, लेकिन दिशा बदल गई, ऊपर वाला उत्तर है तो नीचे वाला दक्षिण है। बस यही आपको ध्यान रखना है, 23.5 ये भी है, 23.5 ये भी है, लेकिन अंतर है दिशा का। अगर उत्तरी कह दिया तो कर्क रेखा हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, और अगर 23.5 दक्षिणी कह दिया तो रेखा मकर हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखें तो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, जिसकी डिग्री है 23.5 उत्तर में, और मकर रेखा है विद्यार्थियों दक्षिणी गोलार्ध में, डिग्री है 23.5 दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। इसके अलावा अगर हम अन्य रेखाओं को देखें तो एक रेखा आपको उत्तरी गोलार्ध में दिखेगी 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री। दिशा कौन सी है? उत्तर, तो हो जाएगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है विद्यार्थियों आर्कटिक व्रत। ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक व्रत। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा ऊपर बना हुआ है सेम वैसा ही नीचे बना हुआ है, बस नाम और डिग्री का अंतर है। तो ऊपर 66.5 डिग्री को हम कहते हैं आर्कटिक व्रत, वहीं दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है अंटार्कटिक या अंटार्कटिका व्रत। ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक कर लीजिए इसको। यह है विद्यार्थियों अंटार्कटिक व्रत। ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व्रत, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक व्रत। तो विद्यार्थियों ये सारी की सारी रेखाएं, चाहे भूमध्य रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे अंटार्कटिक रेखा हो, चाहे आर्कटिक रेखा हो, ये सारी की सारी रेखाएं विद्यार्थियों उदाहरण हैं किसका? ये सारी की सारी रेखाएं उदाहरण हैं विद्यार्थियों अक्षांश रेखाओं का। ये आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी रेखा अक्षांश रेखा का उदाहरण है? तो इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। सारी की सारी आप देखेंगे भूमध्य रेखा के समांतर ही तो हैं, और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भी जा रही हैं, जो कि निशान हमें दिखा रहा है। तो ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी हैं विद्यार्थियों? ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं ये हैं अक्षांश रेखाएं। इनका डिग्री आप ध्यान रखिएगा, 23.5 उत्तर में कर्क, 23.5 दक्षिण में मकर, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, पेपर में इससे महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। ये डिग्री कहाँ से आई? तो ये डिग्री का मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं ये 23.5 डिग्री रेखा है तो इसका अभिप्राय है कि ये रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। अगर हम कहें ये 66.5 क्यों है तो इसका अभिप्राय है कि ये रेखा भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब इन अक्षांशों के बीच एक अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश और भी है जिसे हम कहते हैं विद्यार्थियों अश्व अक्षांश। इंग्लिश में इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। इंग्लिश में इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा को सीखने के बाद अब हम आगे देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश आखिरकार क्या है, कहां मिलता है ये? तो विद्यार्थियों अश्व अक्षांश हमें मिलता है उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। कहां मिलेगा? तो विद्यार्थियों उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश में आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी अश्व अक्षांश में आता है। यानी हम कह सकते हैं एक लाइन में अगर हम इसे कहना चाहें तो अश्व अक्षांश कहां मिलेगा? 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के जो क्षेत्र बनता है उसको हम कहते हैं अश्व अक्षांश। ध्यान रखिएगा, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 से 35 डिग्री साउथ में। ये देखो, ये ध्यान रखिएगा कि ये 30 से 35 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 0 से शुरू होकर 35 तक जाएगा, नहीं। ठीक है, इसका जो मतलब है विद्यार्थियों वो ये है कि ये जो रेखा है, ये जो अक्षांश है, यानी अगर हम एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बनाएं तो मान लीजिए, देखिए
ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, और ये मान लिया हमने ये है 30 डिग्री और ये है ऊपर 35 डिग्री। तो ये वाला इलाका जो है उत्तर में अक्ष अक्षांश बनेगा। और अगर हम नीचे आ जाएं तो ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं 30 डिग्री 35 डिग्री, तो ये इलाका यहाँ पर जो है अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 30 से 35 डिग्री यानी ये 5 अक्षांश के बीच का इलाका उत्तरी गोलार्ध में, और ये 5 अक्षांशों के बीच का इलाका दक्षिणी गोलार्ध में। ये है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और ये है 30 से 35 डिग्री साउथ में। तो ये जो इलाका है आपका, इसे हम कहेंगे विद्यार्थियों अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। प्रश्न उठता है इसे आखिरकार घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जब हम पवनों का अध्ययन करेंगे, जब हम विंड्स पढ़ेंगे वहां पर, तो उनमें हमें पढ़ने को मिलेंगी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें। तो उन पवनों को पढ़ते वक्त हम ये जानेंगे कि ये जो इलाका होता है विद्यार्थियों, ये जो इलाका है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ का और 30 से 35 डिग्री साउथ का, ये विद्यार्थियों उच्च वायुदाब पेटी है। जब हम वायुदाब और पवनों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो इलाका है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 से 35 डिग्री साउथ में, ये विद्यार्थियों उच्च वायुदाब क्षेत्र है, उच्च वायुदाब। और पवनों की विशेषता होती है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो विद्यार्थियों इस इलाके में, इस पूरे एरिया में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 से 35 डिग्री साउथ में, यहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ज्यादा तेज। और जब ये हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं के चलने के कारण समुद्र में तूफान उठते हैं। तो होता ये था कि पुराने जमाने में जब जहाज चलते थे तो उन जहाज़ों में बहुत सारी चीज़ें लदी होती थी, बहुत सारा सामान लदा होता था, क्योंकि उस वक्त यातायात के साधन या तो ये घोड़े गाड़ी वगैरह थे या पानी के जहाज़ थे। तो पानी के जहाज़ों में अक्सर करके घोड़े भी लदे होते थे। तो क्या होता था कि जब जहाज़ इस एरिया में पहुंचते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा के दबाव के कारण जब बहुत ज़्यादा लहरें आती थी तो जहाज़ डिसबैलेंस होने लगता था। तो जहाज़ डूब ना जाए समुद्र में, इसके लिए नाविक क्या करते थे, सामानों को पानी में फेंक देते थे। पानी में इसलिए फेंक देते थे ताकि जहाज़ हल्का हो जाए। जहाज़ हल्का रहेगा तो लहरों के साथ तैरता रहेगा, भारी हो जाएगा तो तैर नहीं पाएगा, डूब जाएगा। तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें फेंक दी जाती थीं। और जब इन चीज़ों को फेंका जाता था तो उनमें बहुत बार ऐसा भी होता था कि जहाज़ को हल्का करने के लिए बहुत सारे घोड़ों को भी इस इलाके में समुद्र में फेंक दिया जाता था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस इलाके में घोड़ों को फेंकने की घटनाएं जो है सामान्य हो गई, इसलिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र का नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 से 35 डिग्री साउथ में। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन सा, कि बताइए दो अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, दो अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है। भाई यहाँ तो हमने जीरो के बाद डायरेक्टली 23.5 ले आए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। जीरो के बाद क्या आएगा, जीरो के बाद आएगा विद्यार्थियों 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री, फिर आएगा 4 डिग्री, इस तरीके से आएंगे। तो जीरो से लेकर 1 के बीच में अगर हम चलना चाहें, अगर हम चलें तो इसके बीच में हमें कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ये हमें आपसे ये हम लोगों को जानना है। तो विद्यार्थियों इसके लिए हमें क्या करना होगा, वैसे तो इसका जवाब जो है वो सब लोगों को पता है, सब लोगों ने याद कर लिया है कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन विद्यार्थियों एग्जैक्ट जो दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। अब ये 111.13 किलोमीटर दूरी हमने निकाली कैसे, याद तो हमने कर लिया, सामान्य रूप से किताबों में यही होता है, 111 किलोमीटर की दूरी है, याद कर लो, रट्टा मार लो। लेकिन हम यहाँ चूँकि स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि 111 किलोमीटर आया कैसे। तो विद्यार्थियों धरती पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, 40,076 किलोमीटर। यह है 40,076 किलोमीटर लंबी भूमध्य रेखा। अगर हम इस पूरी पृथ्वी के कोण निकालें तो पूरा का पूरा एक गोला जो है विद्यार्थियों वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये तो आपको पता ही होगा भाई। आधा गोला जो है, आधा गोला 180 डिग्री का, आधा गोला 180 डिग्री का। तो पूरा गोला अगर हम पूरा इसका वृत्त
अगर हम खींचना चाहते हैं तो वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। भाई ध्यान से समझिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक जो इसका व्यास है, व्यास ही हो गया ये इसका व्यास है विद्यार्थियों कितना, 40,076 किलोमीटर। पूरा का पूरा डिग्री हमें इसका निकालना है, पूरा का पूरा, तो वो कितना है 360। भाई पूरा डिग्री हो गया 360, हमें वैल्यू चाहिए कितने डिग्री की, 1 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, 40,076 में भाग दे देंगे 360 का। तो जैसे ही आप व्यास में इस पूरे के पूरे कोण का भाग देंगे तो 40,076 में जैसे ही आप 360 का भाग देते हो वैल्यू आ जाएगी 1 डिग्री की, और 40,076 में 360 का भाग देने पर वैल्यू आती है 111.13 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों यहाँ से ये निकलता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है कितनी, 111.13 किलोमीटर। अब विद्यार्थियों इसको पढ़ने के बाद अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो अक्षांश हमने पढ़े हैं इनका कोई उपयोग भी है या बस ऐसे ही हम बस पढ़ते जा रहे हैं ज्योग्राफी में थ्योरेटिकल, क्या ये प्रैक्टिकल भी हैं? तो बिल्कुल विद्यार्थियों ये प्रैक्टिकल भी हैं। कैसे प्रैक्टिकल है तो मैं आपको बताता हूं। सामान्य रूप से हमें ये तो पता ही है कि ये जो अक्षांश होते हैं, हम पहले ही ऋतु परिवर्तन में ये पढ़ चुके हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, 21 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, 22 दिसंबर को, और 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऋतु परिवर्तन वाले टॉपिक में। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अगर आप ध्यान दो तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये वाला कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, या हम भूमध्य रेखा की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो भूमध्य रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं, साल भर सीधी चमकती हैं। अब जब साल भर सूर्य यहां सीधा चमक रहा है तो यहां का मौसम कैसा हो जाएगा, गर्मी भरा या सर्दी भरा? जवाब है बहुत ज्यादा गर्मी। तो यहां का जो एरिया बनता है विद्यार्थियों उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, हिंदी में इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हिंदी में इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। यह है विद्यार्थियों ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय। उष्ण का मतलब है गर्म और कटिबंध का मतलब है इलाका। तो ये इलाका साल भर गर्म रहता है। गर्म क्यों रहता है? क्योंकि इस इलाके में सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पर। अब बहुत ज्यादा गर्मी रहने से क्या होगा विद्यार्थियों, तो बहुत ज्यादा गर्मी रहने से प्रभाव ये पड़ेगा कि जब किसी इलाके में, भाई यहां पर सूर्य सीधा चमक रहा है 12 महीने, तो यहां समुद्र भी तो है। जब सूर्य सीधा चमक रहा है और यहां पर समुद्र है तो वाष्पीकरण होगा, वेपोराइजेशन होगा। जब वेपोराइजेशन होगा विद्यार्थियों तो यहां गर्मी की वजह से भाप बनेगी, भाप का संघनन होगा, बादल बनेंगे और संघनन के प्रोसेस के फलस्वरूप यहां पर जो है बारिश शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे इलाके में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच के ये जो पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यानी हम कहें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का पूरा इलाका जो है ये साल भर गर्मी महसूस करता है। और साल भर गर्मी महसूस करता है तो गर्मी की वजह से यहाँ वाष्पीकरण होता है जिससे बादल बनते हैं और बादल बारिश कराते हैं, इसलिए यहाँ पर साल भर बारिश भी होती है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार मानसूनी वन, घने वर्षा वन यहाँ पाए जाते हैं। घने, आपने सुना होगा अमेजन के जंगल, बहुत बहुत घने जंगल हैं। वो आप मैप उठा के देखिएगा, ग्लोब उठा के देखिएगा, इसी एरिया में ही आपको मिल जाएंगे। अमेजन के जंगल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आपको मिल जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में, ब्राजील में। देखिएगा, अब यहां पर तो हो गई गर्मी। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाओगे मौसम ठंडा होता जाएगा। अगर आप इस एरिया की बात करें, कर्क रेखा और आर्कटिक के बीच का, तो यह है विद्यार्थियों शीतोष्ण कटिबंधीय। यह इलाका है विद्यार्थियों
शीतोष्ण कटिबंधीय। इंग्लिश में से कहा जाता है टेम्परेट जोन या टेम्परेट रीजन। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय, और जैसा ऊपर है सेम वैसा ही नीचे भी होगा। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण का मतलब क्या है? शीतोष्ण का देखिए, शब्द जो है शीतोष्ण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत और उष्ण। शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म। तो ये जो इलाका है, ये वाला पूरा का पूरा, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, ये गर्मियों में पर्याप्त गर्म और सर्दियों में पर्याप्त ठंडा, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी, ऐसा मौसम है यहाँ का। लेकिन गर्मी का प्रभाव उष्णकटिबंधीय के मुकाबले कम है। अगर देखें हम तुलना करें तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में ठीक ठाक गर्मी पड़ जाती है और सर्दी के मौसम में ठीक ठाक सर्दी पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि भयानक गर्मी पड़ रही है या भयानक सर्दी पड़ रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ाओगे, ये भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे मौसम ठंडा होता जाएगा। अब हम पहुंच जाएं इससे भी ऊपर, तो ये है फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंधीय। इसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंधीय, और जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी होगा। तो शीत कटिबंधीय का मतलब है विद्यार्थियों कि यहाँ हमेशा ठंड पड़ती है और बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस एरिया में कभी भी ठंड नहीं पड़ती और इन एरियाज में कभी भी गर्मी नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा। तो ये इन रेखाओं का महत्व है। लेकिन क्या ये वास्तविकता में काम करते हैं? हम इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं? तो वो देखने को मिलता है हमें अपने प्यारे भारत देश में। हम जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है विद्यार्थियों कर्क रेखा। अब आप देखिए, क्या मौसम चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि तकरीबन यहां है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, या हम कहें समूचा उत्तर भारत जो है, वो किस एरिया में है? उष्णकटिबंधीय में है कि शीतोष्ण कटिबंधीय में है? तो जवाब आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय में है। शीतोष्ण कटिबंधीय में है तो यहां पर क्या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो जवाब है नहीं। हाँ, गर्मी पड़ जाती है, वो प्रदूषण की वजह से है, लेकिन प्राकृतिक रूप से गर्मी उतनी नहीं पड़ती है। अब हमने जो फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, वाहन चला रखे हैं, उसकी वजह से वो प्रदूषण होता है तो गर्मी बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक रूप से यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो, और ऊपर चले जाएं तो हमारा प्यारा उत्तराखंड, मेरी फेवरेट जगह। उत्तराखंड में अगर हम पहुंच जाएं तो आप ही बताइए मौसम कैसा रहेगा, गर्म या ठंडा? वहाँ तो हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चले जाएं, मुनस्यारी के इलाकों में चले जाएं, या जो धारचूला के इलाके हैं, पिथौरागढ़ हैं, तो वहाँ तो आपको जून में भी हो सकता है जैकेट पहननी पड़ जाए। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो शीतोष्ण कटिबंध में है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी, यानी सर्दी का प्रभाव बढ़ता जाएगा। अब इसी क्षण हम आ जाए तमिलनाडु में। ये रहा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में देखिए, उत्तर भारत में हमने देख लिया और दक्षिण भारत में देखिए। दक्षिण भारत में जो पूरा का पूरा इलाका है वो किस क्षेत्र में आ रहा है? उष्णकटिबंधीय में। तो गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी? जवाब है उष्णकटिबंधीय में है तो भयानक भयानक विद्यार्थियों यहाँ पर गर्मी पड़ती है। बारिश की बात करें तो तमिलनाडु में तो ऐसा है कि यहाँ दोपहर में 2 से 4 के बीच में बारिश होनी ही होनी है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जो पुलिस में लग गए, वो ट्रेनिंग करने चेन्नई गए, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे तो शाम को 2 से 4 के बीच में या शाम तक बारिश होनी ही होनी है। यानी दिन भर बादल छाए रहते हैं, मौसम में गर्मी रहती है। और अगर आप जून में भी जाओगे चेन्नई में, मतलब सॉरी, जून में तो गर्मी पड़ेगी, अगर आप दिसंबर में भी चेन्नई में जाते हो तो आपको पंखा चलाना पड़ेगा। और अगर आप आम के शौकीन हैं तो उत्तर भारत में तो आम की एक ही फसल होती है, क्योंकि आम गर्मियों में ही होता है। लेकिन आप दिसंबर में अपनी रजाई में बैठे बैठे आम को याद कर रहे हैं और आप आम खाना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, तो उत्तर भारत में तो मिलेगा नहीं। तो फिर जो है आप यात्रा शुरू कीजिए। कहाँ की? दक्षिण भारत की। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की यात्रा जब आप करेंगे
तो आपको दिसंबर में भी आम खाने को मिल जाएगा। उसका कारण है कि यहाँ पर सर्दी पड़ती ही नहीं है, यहाँ पर आम की 2 फसलें हो जाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल प्रभावी है। और हम इसका प्रभाव देखें तो उत्तर भारत में जो है शीतोष्ण कटिबंधी में है, तो शीतोष्ण कटिबंधी में है तो सूर्य का जो प्रभाव है विद्यार्थियों यहाँ पर कम रहता है, गर्मी कम रहती है, तो लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, खूब गोरे मिलेंगे। आप पहाड़ों पर जाइए, है ना, इस पर तो बॉलीवुड में कई मूवीज भी बन चुकी हैं। कश्मीर की कली सुंदरता का प्रतीक है। पहाड़ों पर आप गए होंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर महिलाएं देखने को मिलती हैं। केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी काफ़ी गोरे देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? कारण है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं तो गर्मी का प्रभाव कम है। गर्मी का प्रभाव कम है तो यूवी रेडिएशन कम है। यूवी रेडिएशन कम है तो त्वचा का रंग जो है साफ हो जाता है। अब हम चले जाएं दक्षिण भारत में। यहाँ पर मूवीज़ तो आपने देखी ही होंगी दक्षिण भारत की, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि विलेन जो आपको जो दिखाए जाते हैं वो भयानक काले होते हैं, बड़े बड़े शरीर में बड़े और एकदम भयानक काले। काले वो क्यों हो जाते हैं? उनका रंग काला इसलिए हो जाता है विद्यार्थियों क्योंकि वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो उष्णकटिबंधीय है और उष्णकटिबंध के एरिया में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो क्या होगा, यूवी रेडिएशन ज़्यादा है। यूवी रेडिएशन ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी त्वचा एक रसायन का, एक हार्मोन का उत्सर्जन करती है जिसका नाम है मेलानिन। और मेलानिन का जब ज़्यादा उत्सर्जन होने लगता है हमारे शरीर में तो हमारा रंग सांवला हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल किताबों में है या बस हमने 2-4 आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच दी, इनका कोई महत्व नहीं है। तो विद्यार्थियों महत्व है, हम इनका डेली लाइफ में महत्व देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको भारतवर्ष के संदर्भ में दिया। तो ये जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, ये था अक्षांश रेखाएं। उम्मीद है आपको इसमें कुछ नई जानकारी मिली होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।